दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, कई इलाकों में सांस लेना हुआ दूभर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, समकक्ष के साथ आएंगे वडोदरा। गुजरात को मिलेगी विमान फैक्ट्री समेत करोड़ों की सौगात। सैनिकों संग दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री, पुख्ता किए गए इंतजाम। अरुणाचल के तवांग में आईटीबीपी जवानों के साथ होंगे राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव की एमवीए की चेतावनी, राजनीति में त्याग कोई जगह नहीं, मनचाही सीटें नहीं मिलने पर अखिलेश नाराज। ज्ञानवापी विवाद पर राम भद्राचार्य की प्रतिक्रिया, जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान, हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यूपी में निजी अस्पतालों में नहीं बेच सकेंगे मनचाहे ब्रांड की दवा, भंडारण पर लगेगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, जन जागरण को लेकर सूत्रों से आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जनगणना को लेकर के बैठक होगी। वर्ष 2025 से वर्ष 2026 को लेकर के बैठक की जानी है। जनगणना के बाद सीटों पर जो परिसीमन है उसको होगा, और इसी के साथ ही साथ जनगणना को लेकर के सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले साल से शुरू होगी देश में जनगणना। तो सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, वर्ष 2025 से वर्ष 2026 तक जनगणना होगी। जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन भी होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर जनगणना को लेकर के ये बड़ी खबर है। और अगले साल से बताया जा रहा है कि शुरू होगी देश में जनगणना। सूत्रों के हवाले से एक खबर, सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन भी होगा। फिलहाल अगले साल से शुरू होगी जनगणना। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जनगणना के बाद परिसीमन भी शुरू होगा। जनगणना को लेकर के ये सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर, अगले साल से शुरू होगी देश में जनगणना। और अखिलेश सिंह इसी खबर पर हैं। अखिलेश जिस तरह से जनगणना को लेकर के तमाम तरह के बयान देखे जा रहे थे राजनीतिक दलों की ओर से, चूंकि अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो जनगणना है वो अगले साल से शुरू हो जाएगी। बता दें कि जनगणना का मुद्दा विपक्ष ने इतनी तेजी के साथ उठाया और लगातार इस मुद्दे को विपक्ष हर चुनाव में लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है। चाहे अभी झारखंड का विधानसभा चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार विपक्ष के द्वारा जनगणना कराने के मुद्दे को उठाया जा रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी इस मुद्दे को उठाया गया। इन मुद्दों को लेकर कहना है कि विपक्ष का कि जब तक जनगणना नहीं होगी तो इसमें किसको क्या मिलना चाहिए, भागीदारी उसकी कितनी होगी, उसको आरक्षण कितना मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इन चीजों को लेकर लगातार विपक्ष मांग कर रहा था और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि केंद्र सरकार जनगणना कराए, क्योंकि अगले चुनाव 2024 का चुनाव था उस तक ही मांग की जा रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब लगता है कि जो विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं कि उसके हिसाब से कि शायद मोदी सरकार इस मुद्दे को अब लेना शुरू कर दिए, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हर चुनाव में जा रहा है, जनता के बीच में जाकर हर जगह इस मुद्दे को उठा रहा है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कहीं ऐसा न हो जनगणना के मुद्दे पर उसको नुकसान का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़े, इसलिए सरकार अंदर खाने से तैयारी में शायद जुट गई है कि इस मुद्दे पर अब जनगणना कराने की तैयारी अगले साल से करेगी, ताकि आगे होने वाले विधानसभा चुनाव और आगे लोकसभा चुनाव 2029 में
बीजेपी को जनगणना के मामले में विपक्ष घेरने में कामयाब न हो पाए। बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी यही जा रहा है कि अब सत्ता पक्ष जातीय जनगणना को लेकर के तैयार है, और चूंकि अब ये खबर भी आ रही है कि अगले साल से इसको शुरू भी कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जातीय जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन भी होगा, और जनगणना को लेकर सूत्रों से आज की ये बड़ी खबर बताई जा रही है, जिसको लेकर के देखा जा रहा था तमाम विपक्षी दल लगातार जातीय जनगणना को लेकर के हमलावर होते थे सत्ता पक्ष पर, और अब चूंकि देखा जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर के ये बड़ी खबर है। और इसी बीच बता रहे हैं आपको, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में यमुना नदी सफेद झाग की मोटी परत से ढक गई है। यमुना का ये हाल होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इस खबर को बताएंगे, लेकिन इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, महायुति में आज हो सकता है सीटों का ऐलान। क्योंकि देखा जा रहा था कि कब सीटों का ऐलान, जो बची हुई सीटें हैं उसका ऐलान महायुति करती है। अब चूंकि ये खबर आ रही है कि महायुति अब सीटों को लेकर के भी ऐलान कर सकती है। शिवसेना को लेकर के 65 सीटें की मांग भी देखी जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, विधानसभा के चुनाव होने हैं, महायुति में आज हो सकता है सीटों का ऐलान। तो महायुति में 53 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं है, और शिवसेना शिंदे 65 और एनसीपी अजीत 49 उम्मीदवार हैं। और महाराष्ट्र चुनाव से फिलहाल ये बड़ी खबर है, अब 53 सीटों को लेकर के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी लखनऊ से चुनहट पुलिस की कस्टडी में कल हुई थी मोहित की मौत, और अब चूंकि देखा जा रहा है कि मोहित के परिजनों से सीएम योगी ने मुलाकात भी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मृतक मोहित के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की है। उनके आवास पर, सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। एक आवास, सभी अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ है वो प्रदान करने की भी बात कही गई है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराए जाने की भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनहट पुलिस की कस्टडी में मोहित की मौत हुई थी, जिसको लेकर के ये बड़ा एक्शन भी देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। फिलहाल परिजनों से मुलाकात हुई है, सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। इसी के साथ ही साथ संदीप हमारे साथ इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में मोहित की मौत हुई थी और अब परिजनों ने मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है सीएम योगी 5 कालिदास मार्ग पर, जो विधायक हैं योगेश शुक्ला, उनके नेतृत्व में इनका पीड़ित परिवार जो है, मोहित का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था। क्योंकि मोहित की 2 दिन पहले जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, यानी कि पुलिस उनको पकड़ कर 9:30 बजे लेकर के आती है किसी मारपीट के मामले को लेकर के, जिसके बाद आरोप परिवार वाले ये लगाते हैं कि इस पीड़ित परिवार को काफी ज्यादा मारा पीटा गया है, जिसके कारण जो है वो जख्मी हो चुके थे और वहां पर उसकी मौत हो गई है, ऐसा इनके परिजनों का आरोप है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे परिवार से मुलाकात की और कहा है कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और साफ तौर पे जिस तरीके से पीड़ित परिवार की मदद के लिए भी उन्होंने कहा है, साफ तौर पे परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रभाव से देने की बात कही है।
एक आवास देने की बात कही है, सभी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कही है। इसके साथ साथ निःशुल्क शिक्षा, जो कि मोहित के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ परिवार को जो है पूरी तरीके से जो सरकारी लाभ का योजनाएं मिलती हैं उसका पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं योगेश शुक्ला के नेतृत्व में मुलाकात कराई गई है उस पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ की, और सख्त कार्रवाई करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी जाननी जरूरी है कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में मोहित की मौत हुई थी, कस्टडी को लेकर के जो कार्रवाई चल रही थी कि कस्टडी में किसी की मौत हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अभी तक इस पर क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे पीड़ित परिवार की मां की तरफ से एक FIR हुई है, दर्ज हुई है, जिसमें 5 लोगों के नाम हैं, और इस FIR में फिलहाल वहां पे जो मौजूदा जो थाना अध्यक्ष है उनको हटा दिया गया है, और इसके साथ ही साथ 2-3 और पुलिसकर्मियों को थाने से हटा दिया गया है। दूसरे को जांच जो है दे दिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जांच की अगर बात करते हैं तो जांच जो है विभूतिगंज थाना SHO को दी गई है, वो जिसको पूरी घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुलाकात करने के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है ये दूसरी मौत है लखनऊ में पुलिस कस्टडी की अगर बात कर ले तो जो पीड़ित परिवार का आरोप है। इससे पहले इंदिरा नगर में एक पीड़ित परिवार की मौत हुई थी, जहां पर पुलिस परिवारजन ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस कस्टडी मौत हुई है, और दूसरी मौत भी चिन्ह थाने में हुई है। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया है। कल पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और लगातार उसको लेकर के अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए थे कि कहीं न कहीं जिस तरीके से न्याय न मिल पाने के कारण लगातार परिवार सड़कों पर था और अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं तैयार था। लेकिन जो विधायक हैं योगेश शुक्ला, इनके नेतृत्व में जब बातचीत की गई तो मामले को शांत कराया गया, फिर उसके बाद दाह संस्कार हुआ है। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है तो जरूर परिवार को पूरी तरीके से संतुष्टि हुई होगी कि निश्चित तौर से मेरे परिवार के साथ न्याय होगा। जी, पूरी जानकारी देने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मृतक मोहित के परिजनों से मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग हुई है। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर ये फायरिंग की गई है। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस में फायरिंग की गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और जम्मू कश्मीर के अखनूर में ये फायरिंग की गई है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में ये फायरिंग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और एम्बुलेंस में बताया जा रहा है कि ये फायरिंग की गई है। तो सेना की एम्बुलेंस में ये फायरिंग की गई है। अखनूर क्षेत्र में ये फायरिंग की गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी भी कर दी है। तो सुरक्षा बलों के एम्बुलेंस में फायरिंग की गई। अखनूर का इलाका बताया जा रहा है जहां पर सुरक्षा बलों की एम्बुलेंस पर, सेना की एम्बुलेंस पर यह फायरिंग की गई और सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी भी कर ली है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में यमुना नदी सफेद झाग की मोटी परत से ढक चुकी है। यमुना का ये हाल होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। देखते हैं रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में सफेद झाग की मोटी परत से ढक गई है। यमुना का ये हाल होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। यमुना की इस हालत के लिए दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने दावे को सही बताने के लिए गुरुवार को यमुना नदी में डुबकी लगाई थी। इसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत और स्किन में जलन की शिकायत हुई। हालत खराब होने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का दावा है कि यमुना नदी का पानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। The foam per se is problematic, but only on the acute stage. Say it creates a respiratory and some skin irritations and all. But the underlying root cause of these foams, which is heavy organic loads and surfactants, which cause the foam, are a bigger issue, are a bigger health concern. The organic load into the water generates more bacteria, more coliform counts, and consuming that water causes waterborne illnesses like diarrhea and typhoid, etc., etc. So that is a bigger concern to the human health, to the public health, and of course we have seen aquatic health also getting affected significantly because of this organic load into the Yamuna basin. IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरणीय और मानव जनित वजह जहरीले झाग का कारण बनते हैं। जैसे जैसे मानसून की विदाई होती है, यमुना का जल स्तर कम होने लगता है। इसके अलावा यमुना का पानी गर्म होने की वजह से पानी की सतह के तनाव को कम कर देता है। So it has been quite well documented and well researched now that two major causes for the froth are the surfactants, which is the phosphate-based surfactants, and also the untreated sewage which flows in the Yamuna, especially in the heavily populated area starting from Delhi till Agra, and of course it goes on further and further towards Bay of Bengal. But primarily the froth is it is more profound in this area because of the heavy sewage inflows as well as the phosphate-based detergent. विशेषज्ञों की माने तो यमुना में झाग नदी में मौजूद पौधों के सड़ने और सीवेज से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से बनते हैं। इन झागों में अमोनिया और फॉस्फेट का लेवल हाई होने से सांस के मरीजों और स्किन के लिए खतरा बना रहता है। सीवेज और औद्योगिक कचरे जितने भी हैं उनका सही तरीके से प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होके ही वो नदी में उसको छोड़ा जाए, तभी वो होगा। इसके अलावा तमाम प्रोग्राम्स होते हैं या तमाम आपके कार्यक्रम होते हैं, घरों का जो डिटर्जेंट होता है वहाँ पे भी हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, नदी के लिए हानिकारक है। तो इसके साथ में जल संरक्षण, उसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा। नदी के किनारे जितने भी कॉलोनीज हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट का और जल संरक्षण का पूरा इंतजाम होना चाहिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि यमुना के पानी में अमोनिया के हाई लेवल ने दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी प्रभावित किया है। इससे दिल्ली के बड़े इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से यमुना में प्रदूषण को रोकने की अपील की है। उम्मीद है कि सियासी दल मतभेदों को भुलाकर यमुना की सफाई के लिए मिलकर कोशिश करेंगे, जिससे दिल्ली और दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अलका लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनके साथ विनेश फोगाट भी मौजूद है। क्या कह रही है, सुन लेते हैं। सैफरन अपने आप को लिखते हैं राजेश सिंह। बलात्कार की धमकियां। रोशनी को भी पिछले 4 साल से यह शख्स लगातार परेशान करता रहा। रोशनी की हिम्मत ने जवाब देना शुरू किया तो रोशनी 13 सितंबर को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम को मिलती है, लिखित में शिकायत करती है। 13 सितंबर को जवाब मिलता है कि कोई कार्रवाई की उम्मीद ना की जाए। भाजपा का ये नेता है, आरएसएस संघ से जुड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये 13 तारीख को पुलिस कमिश्नर और डीएम वाराणसी का जवाब है। और ये है 13 तारीख का पत्र जो रोशनी जायसवाल ने डीएम और कमिश्नर को 13 सितंबर को लिखा। इसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। उसके बावजूद भी इस आदमी की हिम्मत कम नहीं होती और लगातार बलात्कार की धमकियां देने का काम जारी रहा। रोशनी जायसवाल का कसूर यह था कि इसने ठाना कि मैं इसके घर जाकर इसकी परिवार की महिलाओं से बात करूंगी और ये जो बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं उनके परिवार की महिलाओं को दिखाकर इस शख्स को शर्मसार करने का एक प्रयास था उसका। रोशनी जायसवाल अपने पति, अपने भाई और 5 साथियों के साथ इसके परिवार की महिलाओं को इसकी सच्चाई दिखाने की इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, गई, ये उसका अपराध था। दोनों में हाथापाई हुई दोनों तरफ से। रोशनी जायसवाल ने गुस्से में कार्रवाई ना होते हुए देखकर पुलिस प्रशासन सत्ता के सामने दबाव में झुका दिखकर उसने सिर्फ गलती ये की कि सैफरन राजेश सिंह को 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़। दूसरी तरफ राजेश सिंह सैफरन क्या कर रहा है? बलात्कार की 4 साल से धमकियां, जीना दुश्वार, चरित्र हनन, सरेआम सबूत है, कोई कार्रवाई नहीं। रोशनी जायसवाल 15 तारीख को इनके घर पहुंचती हैं और 7 बजे थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करती हैं, एफआईआर दर्ज करती हैं। ये रोशनी जायसवाल ने 7 बजे उसी दिन जाकर एफआईआर दर्ज की, इस उम्मीद से कार्रवाई होगी। पुलिस ने सैफरन राजेश सिंह, आरएसएस भाजपा का इस नेता को थाने बुलाया। पूरी भाजपा के नेता पहुंच गए उसके समर्थन में, उसे बचाने, जो हर बार होता है। हम कहते आए हैं कि या तो सरकार में इन अपराधियों की भागीदारी है या सरकार का, भाजपा के सरकार का समर्थन इन्हें मिलता आया है, इसलिए इनकी हिम्मत होती है इतनी कि सरेआम बलात्कार की धमकियां देते हैं। वही हुआ। थाने में भाजपा के नेता पहुंचे, फोन पहुंचे पीएमओ से, सैफरन राजेश सिंह को घर भेज दिया गया। लेकिन रोशनी जायसवाल के पति को, उसके भाई को, उसके 5 साथियों को ठीक उसी दिन जेल भेज दिया गया है। आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। रोशनी जायसवाल न्याय मांग रही है, अपने 9 साल के बच्चे के साथ, बूढ़े मां बाप के साथ न्याय मांग रही है। पति 40 दिन से जेल में, सगा भाई 40 दिन से ऊपर हो गए जेल में, 5 साथी जेल में, और खबर मिलती है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ बुरी तरह बर्बरता से पीटा जा रहा है। रोशनी जायसवाल, उसके बूढ़े मां बाप ने हमसे गुहार लगाई कि अभी 27 अक्टूबर को ही लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है। 40 दिन से रोशनी जायसवाल का भाई, पति, 5 साथी पुलिस हिरासत में, उन्हें बुरी तरह से, जो हमें सूचना मिली है, सच्चाई क्या है ये वहां की पुलिस को बताना चाहिए। 40 दिन मारपीट की जा रही है और ऐसा लगता है कि मोहित पांडे की तरह उनकी भी किसी की एक पुलिस हिरासत में पीट पीट के हत्या का डर बना हुआ है। हम एक टीवी चैनल को कल देखा, वो टीवी चैनल भी रोशनी जायसवाल का चरित्र हनन, बलात्कार की धमकियों का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था, और झूठा बयान उस टीवी में। अब ये पुलिस बताए कि क्या पुलिस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलिस ने यह सूचना टीवी को दी है
तो टीवी और पुलिस बताए। हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंह बलात्कार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है। लगातार अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरएसएस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने राजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। वो पूरी तरह से सुरक्षित आजाद है और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हुए बलात्कार के अंजाम भुगतने की और पुलिस हिरासत में कुछ भी उस बात की सरेआम बात कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं वाराणसी पुलिस से, डीएम से, पुलिस प्रशासन, सरकार से कि कहां है सैफरन राजेश। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच में नोएडा से खबर आ रही है जहां पर 25,000 के इनामी 2 गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ा है। तो नोएडा से आपको ये खबर बता रहे हैं, 25,000 के इनामी 2 गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक गिरोह का सरगना भी शामिल है। मोबाइल टावरों से RRU समेत अन्य उपकरण चुराते थे और कई महीनों से दोनों बदमाशों की तलाश कर रही थी नोएडा पुलिस। तो नोएडा के थाना 24 पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नोएडा से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कई महीनों से दोनों बदमाशों की तलाश भी चल रही थी। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और थाना 24 पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो 2 गैंगस्टर जो कि इनामी थे 25,000 रुपए के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बताया जा रहा है कि इस गैंग में एक सरगना भी शामिल था। मोबाइल टावरों से RRU चुराते थे। कई महीनों से दोनों बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही थी और आप चूंकि देखा जा रहा है कि पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम भी घोषित था और इस पूरे गैंगस्टर में एक सरगना भी चूंकि शामिल था। तो गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक गिरोह का सरगना भी शामिल है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर आज से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। राजधानी लखनऊ से खबर, आज से 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति की जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर सीएम का निर्माण विद्युत आपूर्ति को निर्देश है। UPPCL अध्यक्ष ने सभी डिस्कॉम के MD को ये निर्देश दिए हैं। धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा को लेकर निर्बाध, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के बिजली की जो की आपूर्ति है सुचारू रूप से की जा सके, इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए। विद्युत फॉल्ट होने पर भी न्यूनतम समय में, यानी कम से कम समय में ठीक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो धनतेरस से लेकर के छठ पूजा को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर बता देते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे VVIP गेस्ट हाउस। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत का ये मामला है और चूंकि अब देखा जा रहा है कि मोहित पांडे की मां और पत्नी बच्चों से मुलाकात भी की है और हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया गया है। मुलाकात करने के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है और इसी के साथ ही साथ मोहित पांडे की मौत का ये मामला है और इसी के साथ ही साथ मोहित पांडे की मां और पत्नी के साथ ही बच्चों से भी मुलाकात की। उचित जो संभव हो सकता है
वो मदद देने का भी आश्वासन दिया गया है। राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं इस वक्त। तो C-295 विमान का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। बड़ी खबर दिल्ली से। भारत में निर्मित पहले बताया जा रहा है कि C-295 विमान के उद्घाटन के गवाह बने स्पेन के राष्ट्रपति। विमान मेक इन इंडिया का है बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। तो दिल्ली से खबर C-295 विमान का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। इसी के साथ ही साथ भारत में निर्मित पहले C-295 विमान का ये उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन के गवाह बने हैं स्पेन के राष्ट्रपति। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा कैंडिडेट। दिल्ली से इस वक्त की ये खबर। विधानसभा के चुनाव होने हैं झारखंड में। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बरहेट सीट से उतारा है उम्मीदवार। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। इसी के साथ ही साथ बीजेपी ने बरहेट सीट से देखा जा रहा है एक प्रत्याशी जो कि उम्मीदवार है उसको उतारा है। और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है हेमंत सोरेन के सामने। बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट उतारा है। बरहेट सीट से अपना प्रत्याशी उतारा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो बीजेपी ने बरहेट सीट से गमली एल एब्रहम को टिकट दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार उतारा है हेमंत सोरेन के सामने। क्योंकि देखा जा रहा है हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी ने बरहेट सीट से गमली एल एब्रहम को टिकट दिया है। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बरहेट सीट से उतारा है कैंडिडेट। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, सभी जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है और बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बरहेट सीट से भी हेमंत सोरेन के सामने अपना प्रत्याशी उतारा है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं। पड़ोसी ने कर दी बुजुर्ग की हत्या। तो डाबड़ी इलाके में पड़ोसी की बुजुर्ग की हत्या की गई है और मृतक के सिर पर चोट लगने से मौत हो गई है। पड़ोस में रहने वालों से आपसी विवाद हुआ था। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की मृतक के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पड़ोस में रहने वालों से आपसी विवाद हुआ था। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एक ही बिल्डिंग में आमने सामने दोनों के घर का गेट भी है। विवाद इतना बढ़ा कि आपस में ही मारपीट पर आमादा हो गए और पड़ोसी पर यह आरोप है कि उसने बुजुर्ग की हत्या की है। तो डावरी इलाके में पड़ोसी की बुजुर्ग की हत्या की गई। मृतक के सिर पर चोट मारी गई जिसको लेकर के उसकी मौत हो गई। राजधानी लखनऊ से इस बीच खबर है जहां पर अस्पतालों में रिजर्व रहेंगे वार्ड वार्ड के बेड और दीपावली पर अस्पतालों में रिजर्व रहेंगे वार्ड वार्ड के बेड और बेड रिजर्व कर डॉक्टरों की विशेष ड्यूटी भी इस दौरान लगाई गई है। तो सीएमओ सीएससी पीएससी में भी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सिविल अस्पताल में बढ़ने के लिए 25 बेड रिजर्व किए गए हैं। लोग बताया जा रहा है कि 6 लोक बंधु हॉस्पिटल बलरामपुर में 11 रिजर्व किए गए हैं। एहतियातन ऑन कॉल 24 घंटे मौजूद रहने की भी बात की गई है। ऑन कॉल सर्जन भी मौजूद रहेंगे। तो
तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखी जा रही है। दीपावली को ध्यान में रखते हुए बर्न वार्ड के जो बेड हैं वो रिजर्व रखे जाएंगे। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली पर जगमगाई अयोध्या। 50 क्विंटल फूलों से राम मंदिर की सजावट हो रही है। आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ ही त्रेता युग जैसी कल्पना रामनगरी में आकार लेती दिखाई दे रही है। 500 साल बाद रामलला के विराजने की खुशी भी मनाई जाएगी अयोध्या में। बालक राम की दीपावली का साक्षी बना है पूरा भारत और छोटी दीपावली पर 25 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। अलौकिक बताया जा रहा है कि अलौकिक कर विश्व कीर्तिमान बनाने की भी पूरी तैयारी है। लेजर शो, प्रोजेक्शन और मैपिंग दीपोत्सव की भव्यता बढ़ाएगा। दीपोत्सव में जनता की भागीदारी, उत्साह और उल्लास कई गुना देखा जा रहा है। 50 क्विंटल फिलहाल फूलों से राम मंदिर की भव्यता की सजावट की जा रही है। भव्य रूप दिया जा रहा है राम मंदिर का। राम मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों पर तोरण भी बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं दीपोत्सव को लेकर के। आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव होगा और राम मंदिर त्रेता युग की बिल्कुल अयोध्या सजती संवरती नजर आ रही है। पूरी तरह से देखा जा सकता है कि 50 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है राम मंदिर को सजाने के लिए। बाल रूप में श्री राम के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे हैं और दीपोत्सव मनाने के लिए भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। त्रेता युग जैसी कल्पना की गई है और उस कल्पना के मुताबिक ही अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। तो 500 साल बाद रामलला के विराजने के बाद देखा जा रहा है कि फिर से दीपोत्सव एक भव्य रूप ले रहा है और पूरी तरह से दिव्यता भरी ये तस्वीरें भी नजर आएंगी अयोध्या से। और इसी के साथ ही एटा से भी आपको खबर बता देते हैं। एटा में पट्टाबाज दारोगा की दबंगाई। बीएएमएस के छात्र पर एसआई ने जमकर बरसाए पट्टे। छात्र को एसआई ने धुमरी चौकी से पकड़कर थाने लाकर पीटा। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने देर रात थाने में काटा हंगामा। व्यापारी का पुत्र दिल्ली से कैब से लौट रहा था घर और वायरल वीडियो में एसएचओ ने दारोगा को फटकार लगाई है। तो जब छोड़ने के लिए बोला तो क्यों नहीं छोड़ा, एसएचओ ने कहा। और एटा थाना जयथरा क्षेत्र के कैंपस का पूरा मामला बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एसएचओ ने दारोगा को लेकर देखा है, बड़ी कार्रवाई की है। जब छोड़ने के लिए बोला तो क्यों नहीं छोड़ा, एसएचओ ने कहा। और इसी के साथ ही साथ एटा थाना जयथरा क्षेत्र के कैंपस का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं जबलपुर से भी खबर है, जहां पर सदर गली नंबर 9 में सास ने विधवा बहू की संपत्ति को बेच दिया। और पीड़ित बहू का कहना है कि मेरे पति को गुजरे हुए 2 महीने हुए और मेरी सास ने अब एकमात्र अमरोहा से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। उससे पहले आपको ये अमरोहा से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। तेज रफ्तार पिकअप टायर फटने से पलट गई। अमरोहा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण हादसा हुआ है और सड़क हादसे में चालक गंभीर रूप से बताया जा रहा है कि घायल है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। घायल को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और कारण, इसका हादसे का कारण बताया जा रहा है कि टायर फटने से ये हादसा हुआ है। वहीं बात कर रहे हैं जबलपुर की, जहां पर गली नंबर 9 में सास ने विधवा बहू की संपत्ति को बेच दिया और पीड़ित बहू का कहना है कि मेरे पति को गुजरे हुए 2 महीने हुए
और सास ने अब एक मात्र सहारा मकान को भी पैसों की लालच में खुद हड़प लिया। जिस व्यक्ति ने जमीन रजिस्ट्री की है वो पुलिस में है और अपना रौब दिखाते हुए कई असामाजिक तत्वों को भेजकर विवादित संपत्ति को अवैध रूप से तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घर बेचा गया साल भर पहले, मुझे पता नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने एक्शन लिया, कोर्ट पे केस लगाया। केस होने के बाद, रिसीविंग होने के बाद धनराज जाटो मेरे घर आए, कई लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा पीटी की और इसमें मेरी सास भी इन्वॉल्व है, रोहिणी सराफ। थाने वाले भी सब मिले हुए, टीआई साहब मुझे बुलाए, मुझे यहाँ बैठा ली और यहाँ से वो जाके तोड़ा फोड़ी की उन लोगों ने, धनराज जाटो और उनके परिवार वालों ने। कौन है ये धनराज जाटव? जिन्होंने घर खरीदा है, विवादित प्रॉपर्टी है, कोई खरीद नहीं रहा था, वो किराएदार थे पहले हमारी, उसके चलते उनने खरीद ली प्रॉपर्टी। और बेचने वाली मेरी सास है और सास भी मुझे 25 सालों से परेशान कर रही है। दुकान गया था तो बाजू में निर्माण कार्य चल रहा था, तो मैं देखा बाजू में उन्होंने कचड़ा हुआ डाला हुआ था। मैंने कचड़ा थोड़ा अलग कर दी थी, तो फिर कचड़ा अलग करवाया, देखा तो मेरी दुकान जो थी, जो पुरानी 1972 से चली आ रही थी और पिताजी संचालित करते थे। आंटी ने जो बेचा था जो मेरी संपत्ति को, ये अपने इनकी स्वार्जित संपत्ति थी, है ना। इन्होंने इसको मुझे बेचा है 2023 में। अभी हुआ क्या है? मैं बता रहा, 2023 में बेचा है, तो मैंने उसकी रजिस्ट्री कराया हूँ। और जब एक हफ्ते पहले चोरी हुई, उसकी मैंने सूचना पुलिस में दी। ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई करी, तो जो महिला है मीना शराफ जी और उनकी बच्ची मेघा शराफ और बच्चा वेदांत शराफ, तो इनने क्या किया, इनको साहब बुला रहे यहाँ पर, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मेरे पापा खत्म हो गए हैं और ऑलरेडी केस दर्ज है, लेकिन उसके बाद भी इन लोग परेशान करते हैं, आए रात परेशान करना। रात को अंदर मैं और मेरी मम्मी अकेले हैं, उसके बाद भी मेरी दादी परेशान कर रही है, थाने वाले परेशान कर रहे हैं। और आज सडन मेरे को खबर आई पड़ोसियों से सुनने में कि कोई आपके घर का ताला तोड़ रहा है। मना भी किया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, उसके बाद भी मना किया। मम्मी का फ़ोन तोड़ा और रोकने की कोशिश करी, मेरे चाचू ने रोकने की कोशिश करी तो उनके पीछे 4 लड़के भगाए। बहुत सारे लोग थे, लड़के आके बदतमीजी कर रहे हैं और हाथापाई हुई। मना किया, उसके बाद भी फोन उठा के फेंक दिया किसी को। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।